हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 12 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। सूखी बर्फ की बात करें, यह कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह आपकी प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। और कब लड़ी गई थी, किस वर्ष, तो 1757 वर्ष आपका याद रखना, 1757 में यह लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। यानी बिना मृदा के, बिना हम मिट्टी के कृषि को क्या कहते हैं। तो मृदा रहित जो कृषि है उसे हम जल संवर्धन कहते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रेट कैनियन घाटी किस नदी में स्थित है। तो याद रखिएगा यह कोलोरेडो नदी पे स्थित है आपका ग्रेट कैनियन घाटी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, भारत की जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना हो जाता है। तो याद रखिएगा यह 382 व्यक्ति प्रति किमी स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। वही अगर बात करें जो आपका अपना प्यारा भारत है, वह जनसंख्या की दृष्टि से और आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा भारत का जनसंख्या की दृष्टि से आपका पहला स्थान हो जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका 7वां स्थान हो जाता है आपके अपने प्यारे भारत को। तो याद रखना है आपके जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से ग्रहित किया गया है। तो याद रखिएगा जो भारतीय संविधान में आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं वह आपके कनाडा आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि DPSP की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। यह आपके भाग 4 में दिया गया है। आर्टिकल की बात करें 36 से लेकर 51 के आर्टिकल के बीच दिया गया है आपका। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी। तो भारतीय वास्तुशिल्प में जो सुर्खी शुरू करने वाले थे वह थे आपके कुषाण वंश। कुषाण वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का जो प्रतापी शासक था वह कनिष्क था, जिन्हें हम आपके द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। और अगर बात करें स्थापना किसने की थी तो वह कुडुल विशेष ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो यह कृष्णा सोबती को दिया गया था 2017 में आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर बात करें अरुंधति राय को, तो अरुंधति राय का एक पुस्तक हो जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। वह आपके 1997 में यह आपके बुकर पुरस्कार जीती थी आपके अरुंधति राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। और कृष्णा सोबती की एक रचना हो जाती है जिंदगी नामा, वह काफी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखिएगा जो गांधी इरविन समझौता था वह 1931 में हुआ था। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों, यहाँ पे यह नृत्य किया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों से अपना सीमा साझा करता है। कौन कौन से, एक तो नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा आपका बांग्लादेश। इन 3 देशों से अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो हुगली नदी किनारे स्थित है। और यहाँ की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता दीदी है, ममता बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो इनमें से भारत की समग्र साक्षरता दर है वह कितनी हो जाती है। तो यहाँ पे 74.4%। तो यहाँ पे ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है। यह 2 फरवरी को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाल ही में
किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा, जो उड़ीसा का यह सिल्वर फिलिग्री हो जाता है इसे जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो कोंध और संथाल जनजाति उड़ीसा में पाई जाती हैं। और अगर बात करें जो कोंध, यहाँ की जो कोंध जनजाति है ना, वह आपकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है कोंध जनजाति। और यहीं पे आपका सिमलीपाल और भीतर कनिका नेशनल पार्क भी पाया जाता है। चिल्का झील भी यहीं स्थित है और कोणार्क सूर्य मंदिर यहीं पे स्थित है और लिंगराज मंदिर भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो याद रखिएगा, यह आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना का वर्ष क्या रहा है? तो 1961 से लेकर 66 के बीच यह आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना रही और इसमें सबसे ज़्यादा आपके कृषि उत्पादन सबसे अधिक हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मछली के मामले में जो सबसे बड़ा विश्व का उत्पादक देश हो जाता है वह चाइना हो जाता है। चाइना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जल डमरू मध्य यानी जल संधि क्या है? तो याद रखिएगा, जो दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है, जो आपके दो जल निकायों की आपस में जोड़ती है उन्हें हम जल संधि कहते हैं। और अगर बात की जल संधि को या हम जल डमरू मध्य भी कहते हैं। ठीक है, यह डमरू के आकार का होता है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जल डमरू मध्य पूछा है आपसे, तो यहाँ पे हो जाएगा यह आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, मलक्का जल डमरू मध्य। और मलक्का जल डमरू मध्य की बात करें, यह किन दो देशों को जोड़ता है आपस में, किन दो सागरों को? तो हिंद सागर को प्रशांत सागर से आपस में जोड़ता है। और यह भारत और चीन के बीच जो सबसे बड़ी आपकी महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है वह है आपका मलक्का जल संधि, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। यह आपके जो तमिलनाडु और आपके मद्रास है वहाँ के या आपके पल्लव वंश वहाँ पे राज किया करते थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 जो है यह आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो जाता है। वहीं उपराष्ट्रपति का पद किस में दिया गया, यानी आपके भारत में एक उपराज्यपाल होगा, सॉरी उपराष्ट्रपति होगा, वह आपके आर्टिकल 63 में यह बताया गया है। और आर्टिकल 64 में यह बोला गया है कि जो आपका भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह आपके राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा यानी अध्यक्ष होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अध्यक्ष और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे राज्य नहीं होगा, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो आपके अध्यक्ष होते हैं मानवाधिकार के, उनके अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग किसके संगम पे स्थित है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका अलकनंदा है और इसके बीच आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच आपके यह स्थित हो जाती है रुद्रप्रयाग। यह आपके कुल 5 प्रयाग हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित है। 5 प्रयाग वह कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो देवप्रयाग, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग, चौथा नंदप्रयाग और 5वां आपका विष्णुप्रयाग। यह 5 प्रयाग स्थित हैं आपके उत्तराखंड में। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति को हम ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं और पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी और आपकी मसौदा समिति तीनों एक ही है। तो अगर बात की जाए कि संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? यह भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन के तहत
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके लिए आपके जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं? यह आर्टिकल आपका 32वां संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1976 में किया गया था, जिन्हें हम मिनी संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, बरौनी तेल शोध कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है यह आपके सोवियत संघ के सहयोग से बना था। और किस राज्य में बना था? तो यह आपके बिहार के बरौनी में बना था। ठीक है, बिहार राज्य के बरौनी में बना था यह आपका बरौनी तेल शोधक कारखाना, और सोवियत संघ के सहयोग से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो याद रखिएगा जो आपका बुद्धों के संकलन का ग्रंथ का एक संकलन बनाया गया है वह आपके त्रिपिटक में है। त्रिपिटक जो सूत पिटक, विनय पिटक, अधम पिटक, इन तीनों को मिलाकर आपका एक पिटक बनाया गया, जो जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो जो चंगेज खान था वह इल्तुतमिश, जिन्हें हम आपके गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जानते हैं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक आपके इल्तुतमिश को माना जाता है। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में यह चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, यह दाएं से बाएं की ओर प्राचीन भारत में, यह आपके खरोष्टी लिपि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित आपकी एक अभिलेख हो जाता है वह हंथी गुफा हो जाता है। तो हंथी गुफा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, उदयगिरी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसकी अभिलेख से मिलता है? तो याद रखिएगा काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना था वह रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। और रुद्रदामन का अभिलेख कौन सा हो जाता है? जूनागढ़ अभिलेख, जिसे रुद्रदामन ने लिखा था, यह आपके संस्कृत का एक गद्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, या आपके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। और कई बार यह पुस्तक एग्जाम में पूछा गया, स्टार्क मार्क करिएगा, इसे इंपॉर्टेंट रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में गैंडे का एक प्राकृतिक आवास है। तो गैंडा राइनोसरस जिसे हम कहते हैं, यह आपके काजीरंगा जो कि असम में एक आपका नेशनल पार्क हो जाता है, वह आपके गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है काजीरंगा, जिसकी स्थापना 1908 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, तिब्बत में त्यांग्सपो डैश के लिए एक नाम है। तो याद रखिएगा अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और आपके बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यह सभी नाम आपके किसके हो जाते हैं? ब्रह्मपुत्र के। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो दोस्तों यह आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। ठीक है, अपने ओपिनियन जरूर दिया करिए, अपने फीडबैक जरूर दिया करिए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में। और आज की क्लास बस यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।